नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। करीब 21 घंटे पहले सरकार ने देश को यह बताया कि कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में आ चुका है। तभी से हर किसी को यह डर सता रहा है कि क्या ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर लेकर आएगा। आखिर ओमिक्रॉन का यह खतरा कितना बड़ा है? कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिलने के बाद से पूरा देश अलर्ट पर है। ओमिक्रॉन के दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने का संकट है। जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 2 बच्चे भी हैं। परेशान करने वाली खबर मुंबई से है, जहां 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच विदेश से लौटे 9 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आप ओमिक्रॉन से कैसे बचेंगे? कैसे ओमिक्रॉन के लक्षणों की पहचान करेंगे? अगर संक्रमित हो गए तो फिर क्या करना होगा? हमारे साथ एम्स के डॉक्टर्स का पैनल है। डॉक्टर्स आपके हर सवाल, हर संदेह को दूर करेंगे, हर संशय को दूर करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डर है तो उसे भी दूर करेंगे। आपके मन में ओमिक्रॉन को लेकर कई सवाल होंगे, मसलन कोरोना का यह नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? भारत में कहां से पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट? कर्नाटक में 2 केस बाकी राज्यों पर कितना खतरा बन सकते हैं? ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या क्या हैं? कितनी तेजी से ओमिक्रॉन का यह संक्रमण फैल रहा है और क्या ओमिक्रॉन तीसरी लहर भारत में लेकर आएगा? ओमिक्रॉन से लड़ने में वैक्सीन कितनी असरदार है और क्या बूस्टर डोज ओमिक्रॉन से बचा सकता है? और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके बच्चों से जुड़ा हुआ, बच्चों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से कितना खतरा है? तो ये तमाम सवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमा कुमार एम्स के प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शैलेश जैन ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत स्वागत करते हैं हम इंडिया टीवी पर। डॉक्टर उमा, सबसे ज्यादा डर और दहशत लोगों के मन में इसी बात को लेकर है, किसी तरीके से लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी लहर के कारण क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने आई और अब एक तीसरी लहर का डर लोगों के सामने है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि WHO क्यों डरा हुआ है? डॉक्टर उमा, आपकी आवाज अभी हम नहीं सुन पा रहे हैं, पर हम इसे फिर से चेक करवाते हैं। मेरा यही सवाल डॉक्टर शैलेश आपसे है, ये WHO क्यों डरा हुआ है? आप जरा ये बताएं कि ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए मीनाक्षी, WHO ने 2 कैटेगरी बनाई हुई है, जिसे एक को बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, एक को वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इंटरेस्ट का मतलब कि हमें वायरस में इंटरेस्ट है, हम वायरस के बारे में और जानना चाहते हैं, बस वायरस की लीथेलिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा कंसर्न नहीं है। एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर वो वायरस रखे जाते हैं जो आम जनता के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, जिनकी जानलेवा शक्ति काफी ज्यादा है। जैसे हमने देखा पहले डेल्टा वायरस हमारा था, वो डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर था। उससे पहले अल्फा वायरस था जो साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर हुआ था। इस वायरस के संदर्भ में हमें समझना पड़ेगा कि WHO ने जब 24 नवंबर को पहला केस डिटेक्ट हुआ, उसके 2 से 3 दिन के अंदर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया। आज आप देखिए, ये वायरस 24 नवंबर को पहला केस साउथ अफ्रीका में पकड़ा जाता है और आज 10 दिन के बाद 31 कंट्रीज के अंदर ये वायरस फैल चुका है। तो डेफिनेटली वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, बट अभी जो अच्छी बात हमारे लिए ये है कि ये कंटेजियस है, हाईली ट्रांसमिसिबल है, बट एज ऑफ नाउ जो हमको नजर आ रहा है उसकी लीथेलिटी कम है। लीथेलिटी का मतलब होता है कि जान लेने की क्षमता कम है, ICU एडमिशन की कम संभावना है, हॉस्पिटलाइजेशन की कम संभावना है, हमें जो अभी तक के आंकड़े कह रहे हैं। बाकी ज्यादा चीजें हमें आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर हमें पता लगेगी। तो डॉक्टर राजेश मल्होत्रा भी, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा एम्स ट्रॉमा सेंटर के चीफ हैं, माफ कीजिएगा, मैंने करेक्ट कर लिया है। लेकिन पहले डॉक्टर उमा कुमार, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, ये जो बात अभी कही गई कि एक होता है इन्फेक्शियस होना यानी संक्रामक होना और दूसरा होता है डेडली होना यानी प्राण घातक होना। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट क्या पता लगा पाए हैं? देखिए डॉक्टर उमा, बहुत माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि लगातार ऑडियो में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर राजेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये कितना संक्रामक है और क्या संक्रामक होने की वजह से क्या ये प्राण घातक भी है ओमिक्रॉन वेरिएंट?
देखिए, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। जब भी कोई वेरिएंट आता है तो हमारे लिए जब वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो हमारा कंसर्न ये होता है कि क्या कितनी तेजी से फैल सकता है। दूसरी बात ये है कि क्या जो हम डायग्नोसिस करते हैं वो डायग्नोसिस को ये छकावा तो नहीं दे सकता, क्या हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो उस पर इफेक्टिव होगी कि नहीं, हमारी जो इम्यूनिटी है वो उसको एस्केप तो नहीं करेगी, हमारी वैक्सीन हैं वो उस पर कितना काम करेगी, और जो दवाइयां हम डेवलप कर रहे हैं वो उस पर कितना काम करेंगी। तो ट्रांसमिसिबिलिटी एक चीज है, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। देखिए, मेरा विचार ये है कि जिस तरह से जब डेल्टा आया, डेल्टा के अल्फा वेरिएंट के ऊपर इतने ज्यादा उसके ऊपर उसके घातक उसके अंदर गुण थे कि बहुत जल्दी उसने सबको रिप्लेस करके पूरे विश्व में वो एक मेजर वेरिएंट बन गया। तो अगर जब तक जो नया वेरिएंट है उससे ज्यादा ट्रांसमिसिबल नहीं होगा, वो डेल्टा को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब ये बात हुई कि ये बात ऑलमोस्ट तय है कि आने वाले समय में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये मेजर वेरिएंट पूरे वर्ल्ड में बनने की संभावना है। क्योंकि देखिए, पहले हमारे पास साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था लेकिन वो इतना ट्रांसमिसिबल नहीं था, हालांकि घातक ज्यादा था, पर वो कभी विश्व भर में डेल्टा को मात नहीं दे पाया या पूरा विश्वव्यापी नहीं हो पाया। जिस तेजी से ये बढ़ रहा है उससे ये पता लगता है कि ये संभावना है कि ये बहुत जल्दी जो है विश्वव्यापी बन जाए, क्योंकि ये डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। लेकिन ये क्या घातक होगा कि नहीं होगा, जो आपका दूसरा सवाल था, वो देखने की बात है। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ये फास्ट एंड फ्यूरियस है या फास्ट एंड फ्रेंडली है, क्योंकि अगर ये डेल्टा को रिप्लेस कर देता है ये हमारे लिए एक फायदे की बात होगी। लेकिन ये सिर्फ आने वाले समय में पता लगेगा कि इसका जो अभी तक हमने वैक्सीनेटेड लोगों में देखा है वो डॉक्टर आपके पास आ रही हूं कि क्या ये डेल्टा को रिप्लेस कर देने लायक क्षमता वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट है, और अगर ये रिप्लेस करता है तो क्या इसमें हमें थोड़ा से क्या हम राहत ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या ये इतना ही सीवियर है जितना डेल्टा वायरस था, इसको लेकर कोई जानकारी सीधी सीधी स्पष्ट तौर पर तो नहीं मिली है। लीथेलिटी के बारे में कुछ भी कहना मीनाक्षी बहुत जल्दी होगा, बट जैसे डॉक्टर राजेश सर ने बोला कि डेफिनेटली आने वाले टाइम पे अभी देखिएगा कि बिकॉज ये डेल्टा वायरस से 5 गुना ज्यादा जल्दी फैलता है, तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली डेल्टा को ये पास आउट कर जाएगा। बट ये हमारे लिए एक अच्छी चीज भी हो सकती है। अगर मान लीजिए इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी अच्छी है और लिथेलिटी कम है, तो अगर ये डेल्टा को ओवरशू कर जाता है तो हमारे लिए आप देखिएगा, ठीक है ओमिक्रॉन वायरस फैला हुआ है बट हाईली ट्रांसमिसिबल है, बस लिथेलिटी कम है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, थोड़ी बहुत माइल्ड सिम्टम्स आके रह जाएंगे, डेफिनेटली हमारी अच्छी बात होगी। डॉक्टर राजेश, ये जितना अफ्रीकन कंट्रीज में तेजी से बढ़ रहा है इसलिए चिंता भारत के लिए भी बढ़ रही है, और अब तो हम देख रहे हैं कि भारत में भी केसेस आ गए हैं। क्या ये तीसरी लहर का कारण बन सकता है? तो देखिए मीनाक्षी, जब भी हमने लेथैलिटी की बात की तो हमने एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म से ये कहा कि हो सकता है इतना घातक ना हो, लेकिन क्योंकि इतनी तेजी से फैलता है इसलिए हमें सारी जो प्रिकॉशंस लेना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसके खिलाफ अगर अभी सचेत नहीं होंगे, जल्दी से वार्निंग नहीं लेंगे, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें तब पता लगे इसकी लिथैलिटी ज्यादा है जब ये बहुत ज्यादा फैल चुका हो। तो इसको ज्यादा फैलने का मौका नहीं देंगे, इसको स्लो डाउन कर देंगे, इसकी सीडिंग को कम कर देंगे। तो जो हमारे पास शुरू में कुछ कुछ केसेस आएंगे उनको स्टडी करके अगर हमें इसके लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अप करने की जरूरत है, अगर हमें और ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत है, तो हमें समय मिल जाएगा। अगर हम इसके लिए केयरलेस हो जाएंगे ये सोच के कि शायद ये घातक नहीं है, तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हमें उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए वो घातक है या नहीं है, ट्रांसमिसिबल है या नहीं है, उसकी क्या क्वालिटीज है, हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना है, हमें मास्क लगा के रखना है, हमें वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी ही है। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कुछ अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हमें कुछ ऐसे तेवर दिखाए जिससे कि हमारे हाथ पांव फूल जाए। बिल्कुल, प्राइम ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही होना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंटिव जितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो हमें लेने होंगे। लेकिन डॉक्टर राजेश, जो एक डॉक्टर शैलेश, जो एक डर बना हुआ है भारतीयों में
पहले तो मैंने जिसका जिक्र किया कि दूसरी लहर से अभी भी लोग उभरे नहीं हैं, वो एक दहशत अभी भी लोगों के मन में है। अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा, अब लोग ये पहचाने कैसे कि डेल्टा वेरिएंट से वो संक्रमित हो गए हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो गए हैं, क्योंकि इसे लेकर भी अभी तक कोई क्लैरिटी लोगों के बीच में नहीं आई है कि क्या इसके लक्षण डेल्टा वेरिएंट से कुछ अलग हैं। डेल्टा वेरिएंट से अभी तक जो स्टडीज आ रही हैं, जो साउथ अफ्रीकन पेशेंट्स के बारे में बताया गया है, वो बताया गया है कि डेफिनेटली ये जुड़ता लंग के रिसेप्टर से जाकर ही है, बट इसके जो सिम्टम्स आते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स आ रहे हैं, वो कफ और ड्राई कफ नहीं है। आपको जनरलाइज बॉडी एक रहता है, फीवर रहता है। तो ये मीनाक्षी समझना होगा, अगर किसी मरीज को 2 से 3 दिन तक हाई ग्रेड फीवर रहता है, 100 तो 103 डिग्री का, बॉडी एक रहता है और जो नॉर्मल एनाल्जेसिक को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उसे समझना चाहिए कि संभावना है। और अगर वो क्लोज कांटेक्ट में आया है किसी ऐसे पर्सन के जो विदेश यात्रा करके आया है, तो उसको अपनी ओमिक्रॉन के लिए जांच करनी चाहिए। इसके लिए अभी तक एक अच्छी बात जो आई है कि ओमिक्रॉन आरटी-पीसीआर टेस्ट को बाईपास नहीं कर पाता। मतलब ओमिक्रॉन के अंदर आरटी-पीसीआर टेस्ट, अगर आपको ओमिक्रॉन है तो आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे डेल्टा वेरिएंट के हम अंदर देख रहे थे कि पेशेंट को पॉजिटिव तो है वो डेल्टा वेरिएंट के लिए, बट उसका आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। अभी तक ओमिक्रॉन की स्टडीज ये आ रही हैं कि इसके अंदर पर्टिकुलरली आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है। जी, डॉक्टर उमा भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। डॉक्टर उमा, ये जो आरटी-पीसीआर की बात डॉक्टर शैलेश कह रहे हैं, आरटी-पीसीआर और जो रैंडम टेस्टिंग है, क्या ओमिक्रॉन के लिए टेस्टिंग प्रोसीजर वही है या इसमें भी और चीजों की बदलाव की या किसी और मेजर की हमें जरूरत है, या जिस लाइन पर हम चल रहे हैं वो परफेक्ट है? जो आरटी-पीसीआर है वो, जैसा कि अभी डॉक्टर ने कहा कि वो डिटेक्ट करता है ओमिक्रॉन वेरिएंट भी, और लेकिन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, क्योंकि वो एस जीन को डिटेक्ट करता है वायरस के, तो जो म्यूटेशन हुई है इस वायरस में, जो कहा जा रहा है कि 32 म्यूटेशंस हुए हैं, मैसिव म्यूटेशंस हुए हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इससे पहले कि आप अपनी बात आगे और बढ़ाएं, ये थोड़ा म्यूटेशन आप दर्शकों को समझाएं। क्या ज्यादा म्यूटेशन होना यानी ज्यादा खतरा होना है? डेल्टा वेरिएंट में हमने देखा था 11 से 15 के बीच में म्यूटेशन थे, इसमें हम 50 से 52 के बीच में म्यूटेशन देख रहे हैं। तो क्या ज्यादा म्यूटेशन होना ज्यादा खतरनाक? नहीं, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कुछ बातें जो कही जा रही हैं, जैसे एक म्यूटेशन की बात आपने पूछी, तो ज्यादा म्यूटेशन होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो खतरनाक हो जाएगा वायरस। और वायरसेस में म्यूटेशंस बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि ये रैपिडली डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म है और जो ह्यूमन सेल्स हैं उनको, उनकी मशीनरी को यूज करता है खुद के प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशंस है वो उसकी विरुलेंस को, यानी कि जो उसकी खतरनाक वाली अवस्था है, उसको कम करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो सीरियस म्यूटेशन जो है एक सीरियस डिजीज में रिजल्ट करे, जैसे कि आपने डेल्टा वेरिएंट में देखा। और म्यूटेशन की वजह से हो सकता है इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो, यानी कि ट्रांसमिसिबिलिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बहुत ज्यादा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिजीज सीवियर हो। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये साइंटिस्ट का डोमेन है। और जैसा देखा जा रहा है कि इस वायरस की इन्फेक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है कि वो ज्यादा है, यानी कि ट्रांसमिसिबिलिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन ज्यादा है। लेकिन अब तक जितना डेटा आया है, ग्लोबल डेटा ऑन दिस वेरिएंट, वो ये कहता है कि इसके जो प्रेजेंटेशन है वो एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे कि लोगों को सबको बुखार भी नहीं हुआ, एसिम्प्टोमेटिक्स में भी ये डिटेक्ट हुआ ऑन रूटीन स्क्रीनिंग। दूसरा, जो इसके सिम्टम्स है उसमें खाली माइल्जिया हो सकता है, यानी कि शरीर में दर्द हो, या फिर जो देख रहे थे कि जो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हो रहा था प्रीवियस वेरिएंट में, वो इसमें देखने को नहीं मिला है। माइल्ड एब्डोमिनल पेन हो सकता है, तो सिम्टम्स यूजुअली माइल्ड है। तो ये कहना इस वक्त कि ये बहुत ही डेडली वायरस है, तो ये पैनिक फैलाने जैसी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि इट्स टू प्रीमैच्योर टू कंक्लूड एनीथिंग, तो सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें। या अगर मान लीजिए ये फैल गया और जितना वायरस डिवाइड करता है फिर और म्यूटेशंस भी होते हैं, जब तक उसको होस्ट मिलता रहेगा, तो जरूरी है कि जितने लोग बचे हुए हैं वो वैक्सीनेट कराएं। लेकिन सवाल यही है, जो बचे हुए हैं वो कब तक बचे हुए हैं डॉक्टर राजेश? सवाल यहीं पर आकर अटक जाता है, क्योंकि वैक्सीन लगा चुके लोगों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, और इजराइल का एक केस में पढ़ रही थी, वैक्सीन के दोनों डोज के बाद बूस्टर शॉट भी लगा लिया, उसके बाद भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। तो बचे हुए भी हैं, लेकिन कब तक?
तो बचे हुए आप तब तक हैं जब तक आप अपना मास्क लगाए हुए हैं, जब तक आपने वैक्सीन ली हुई है और जब तक आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग की हुई है, और खास करके इंडोर स्पेसेस में अगर आप बिना मास्क के रहते हैं, अगर आप इंडोर स्पेसेस में मीटिंग्स करते हैं जहां लोगों के मास्क नहीं है, तो आपकी सुरक्षा में जाहिर है खतरा होगा। आपने एक बात कही कि कैसे सस्पेक्ट करें ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का फाइनल डायग्नोसिस तो जीनोम सीक्वेंसिंग से होगा, लेकिन अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपको डेल्टा वाले सिम्टम्स नहीं है, या जैसे अभी डॉक्टर उमा ने बताया कि एटिपिकल सिम्टम्स हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड है और आपको कोविड हुआ है, तो ये सब केसेस है। या जैसे अभी डॉक्टर शैलेश ने कहा कि किसी ने का कांटेक्ट ऐसे व्यक्ति से हुआ जो विदेश से आया है, तो या कोई अभी क्लस्टर हुआ है, इन्फेक्शन बड़ी रैपिडली किसी कॉलोनी में या किसी एरिया में या किसी इंस्टीट्यूशन में फैली है, तो इनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी होगा ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये ओमिक्रॉन तो नहीं है। लेकिन बार बार हमारे WHO की डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने भी कहा है कि जिस तरह से विश्व में आजकल ट्रैवलिंग है और लोग एक दूसरे के कितना नजदीकी है, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि कब तक बचे हैं, लेकिन आपने आपको बचाना आपके हाथ में बहुत हद तक है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी ये चर्चा सुन रहे होंगे डॉक्टर विजय। क्या भारत में तीसरी लहर का जो एक डर बना हुआ है, क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट एक तीसरी लहर लेकर आएगा? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब से 1-1.5 हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था कि ना भारत में तीसरी लहर आने वाली है, वैक्सीनेशन की रेट भी हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। अब एकाएक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आना, अभी तक तो हम केवल दक्षिण अफ्रीका में सुन रहे थे कि हाँ वहां पर आया है, और इतने में 1 हफ्ते के अंदर वो भारत भी आ गया। जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। और अगर आप बाकी दुनिया में भी देखें ना, देखो करीबन 1 सप्ताह पहले ही या 10 दिन पहले ही ये साउथ अफ्रीका में पता लगा था, लेकिन अब पता लग रहा है कि उससे पहले नीदरलैंड में ही मिल चुका है, और पिछले दिनों में बाकी यूरोप के भी कितने कंट्रीज में ऑलमोस्ट 80 to 100 केसेस के आसपास रिपोर्ट हुए हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही है या इंडिया में ही है, लगभग पूरी दुनिया में ही हो गया है ये। और जिस तरह की इसकी इन्फेक्टिविटी है या इन्फेक्शन रेट है, जो हम बोल रहे हैं कि डेल्टा वायरस से लगभग 5 गुना ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि खतरा तो सबको है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, या चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, या कोई भी कंट्री हो। एक बार जहाँ पे चला गया तो ऐसे लग रहा है कि ये इन्फेक्शन तो फैलेगा। दूसरा डॉक्टर विजय, ऐसा क्यों है कि जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ज्यादा है, अभी हम इंडिया के संदर्भ में इसकी बात नहीं करेंगे, मैं इजराइल जैसे देशों की बात करूं, सबसे पहले अपने नागरिकों को वैक्सीनेट करने वाला और अपने बॉर्डर्स को सील करने वाला एक ऐसी कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पर बहुत तेजी से वैक्सीनेशन प्रोसेस चला है। हम चीन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले इजराइल की बात करें, वहां पर भी ये वायरस आ गया। जी देखिए, मैं यही बात बता रहा था कि देखो अभी जो यूरोप में जो केस रिपोर्ट हुए हैं, करीबन 80 केसेस का उन्होंने डिटेल में बताया है। तो वो बोल रहे हैं कि ज्यादातर जो पेशेंट है जिनको ओमिक्रॉन आइसोलेट हुआ है वो यंग है और ज्यादातर वैक्सीनेटेड है। तो ऐसे लग रहा है कि जो इनिशियल डाटा ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद वैक्सीन के बावजूद भी आपको ओमिक्रॉन वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। अभी कितने लार्ज स्केल पे करेगा ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम अर्ली फेज में है। दूसरा ये है कि जो डाटा हमें इनिशियल जो मिल रहा है उनमें सीवियरिटी इलनेस का ज्यादा नहीं था। तो हो सकता है कि जो वैक्सीन से कुछ प्रोटेक्शन हो सकता है वायरस खुद ही वीक हो या वैक्सीन की वजह से प्रोटेक्शन हो, क्योंकि बहुत सारे केस जो वैक्सीनेटेड पेशेंट में भी आए हैं, जो यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन ने जो रिपोर्ट किए हैं 80 के आसपास केस, तो वो ज्यादातर माइल्ड है, ज्यादातर को वैक्सीन लगी हुई है, यंग है। तो हम ये मान के चले कि वैक्सीन का कुछ इफेक्ट तो होगा, कितना होगा ये हमें पता नहीं है। और जैसे आपने बताया कि ये तो और ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। डॉक्टर विजय हुड्डा ने जो कहा कि वैक्सीन लेना जरूरी है, वैक्सीन ले भी, बूस्टर शॉट ले भी, लेकिन वो वैक्सीन भी कितनी कारगर होगी इस पर भी एक संशय है। मीनाक्षी, एक बात समझिएगा, जैसे आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं, वैसे वायरस भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसा डॉक्टर उमा मैडम ने बोला कि 50 म्यूटेशन हुए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन उसने आपको मारने के लिए, आपको बीमार करने के लिए किया है। उसने म्यूटेशन अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किया हुआ है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि म्यूटेशन से आपको नुकसान ना हो, उसको फायदा हो कि वो कम्युनिटी के अंदर आराम से रह पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये और समझिएगा, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप कंट्रीज कर रही हैं कि आपने 2 वैक्सीन ले भी लिए तो माइट बी संभव कि आपका जो ये वैक्सीन है इस वायरस के ऊपर असर ही ना करे। अगर असर भी कर रहा है तो वैक्सीन का असर 4 से 6 महीने का ही है।
तो आपको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है। तो हमें तो अभी इस बात पे भी सोचना चाहिए, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उन्हें हमें बूस्टर डोज देने के बारे में भी सोचना चाहिए। डॉक्टर राजेश, अब बात हो रही है वैक्सीन की, बूस्टर डोज की मांग भी की जा रही है, जो फिलहाल अभी देश में नहीं लग रही है, क्योंकि चुनौती यह है कि जो पहले और दूसरी डोज है वही पूरी आबादी को नहीं लग पाई है। ऐसे में हमारी अगर हम ये कहें लाइन ऑफ डिफेंस क्या होनी चाहिए? तो हमारी सबसे पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे अपने आप से शुरू होती है। जैसे मैंने कहा कि हम अपने बचाव के लिए और अपने परिवार के बचाव के लिए वो सारे सावधानियां बरते जो हम अभी तक अपने अनुभव से करते आए हैं और जो अभी तक इफेक्टिव है। लोगों ने ये कहा है कि आपकी जेब में जब मास्क है तो आपकी जेब में वैक्सीन है। ये भी कहा जाता है कि आपको वैक्सीन भी बचाती है और मास्क भी बचाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो वैक्सीनेटेड में भी होती है, ठीक है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो अनवैक्सीनेटेड में अगर कहा जाए तो जो साउथ अफ्रीका से कुछ डेटा आया कि अनवैक्सीनेटेड को ज्यादा प्रभावित करती है। तो ऐसे में जो लोग अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उनको वैक्सीनेट करना ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा जो हमारी सर्विलेंस है उसको हमें बढ़ाना होगा, हमारी जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाना होगा, हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको बढ़ाना होगा, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के ऊपर पूरी निगरानी रखनी होगी, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी होगी। और ये सब चीजें जो है यही हमें, जैसे आपने ही एक अच्छा सवाल उठाया कि कैसे शक करें कि इस व्यक्ति को ओमिक्रॉन हो सकता है। जब ऐसा शक पड़े या कोई लोकल आउटब्रेक हो तो तुरंत उसकी जीनोमिक सर्विलेंस की जाए। ये सब चीजें जो है जरूरी हैं इससे बचाव करने के लिए। डॉक्टर विजय, हमारे देश में ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो है ये कितनी तेजी से हो रही है और कितने बड़े पैमाने पर हो रही है, क्योंकि तरीका यही है पहचानने का कि वेरिएंट कौन सा है और ये कितना खतरनाक है? देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग ही एकमात्र इसका तरीका है ये बताने के लिए कि ये नॉर्मल वाला वेरिएंट है कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है या कोई और। अगर हम बात करें कि जीनोम सीक्वेंसिंग कितना कॉमन है, देखिए ओवरऑल जीनोम सीक्वेंसिंग करना इतनी इजी नहीं होता है, इसलिए हम सारे सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और डिफरेंट साइंटिस्ट हैं वो कुछ कुछ सैंपल बीच में करते रहते हैं। कई बार हम करते हैं कि 100 में सब 10 कर लेते हैं, 10%, या कुछ इस तरह का कुछ कट ऑफ बना के तब हम चेक करते हैं। या कई बार ये होता है कि जो हमारा सस्पिशन ज्यादा होता है कि जैसे अभी हम बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है जो उस कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे ये वायरस है, तो उनका हम सीधा जीन सीक्वेंसिंग करने का ज्यादा हम ध्यान देते हैं। अदरवाइज यूजुअली एक परसेंटेज होता है कि हम हर एक सैंपल जो हमारे पास नंबर आया उनमें से कुछ सैंपल को हम रैंडमली जांच करेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ये देखने के लिए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। तो आई थिंक सबका जीनोम सीक्वेंस तो नहीं कर सकते और इतना ये आसान भी नहीं है करना। डॉक्टर उमा, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि इस वक्त जब हम सभी मिलकर ये चर्चा कर रहे हैं कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, उसी वक्त साइंटिस्ट भी अपने काम में लगे हुए होंगे और रिसर्च लगातार जारी होगी कि वैक्सीन में क्या अब और कुछ बदलाव करने की जरूरत है, क्या किसी नई वैक्सीन की भी जरूरत है। तो इस दिशा में आपके पास जो भी जानकारी है आप दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। क्या किसी नई वैक्सीन की जरूरत है इस ओमिक्रॉन से फाइट करने के लिए? मीनाक्षी जी, देखिए, दिस इज टू प्रीमैच्योर टू कंक्लूड एनीथिंग। बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन जैसा कि अभी एक पर्सपेक्टिव सामने आया है ओमिक्रॉन को लेके कि जो वैक्सीनेटेड थे उनमें माइल्ड डिजीज देखा गया है और कुछ एसिम्प्टोमेटिक भी थे। तो इसका मतलब जो वैक्सीन है वो काम कर रही है। लेकिन ये भी सच है कि जो इवन जिनको ट्रिपल वैक्सीनेट हो चुके थे, 3 डोजेस मिली है, उनमें भी इन्फेक्शन हुआ, लेकिन ना तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी और ना वो आईसीयू की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब यही है कि वैक्सीन जो है इफेक्टिव हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि एक जो चर्चा ये चल रही है कि जो हमारी इंडिया मेड वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है। तो कहते हैं कि जितने एंटीजेंस है वायरस के वो एज अ होल उनको कवर करती है और जो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं इन कंपैरिजन टू mRNA रिलेटेड वैक्सीन्स। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है हमारी कोवैक्सीन का ओवर अदर वैक्सीन्स, बट अगेन दिस इज टू प्रीमैच्योर, ये सारे हाइपोथेटिकल हैं। और जहां तक बात है
ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन डेवलप करने की, तो ये रिसर्च, ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। कुछ कंपनीज इस पे काम करना शुरू कर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है जो बूस्टर शॉट हो, वो बूस्टर शॉट के लिए ओमिक्रॉन स्पेसिफिक शॉट दिया जा सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं ये सारी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती और इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। मैं थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करूंगी कि हो सकता है कि जब तक ये आए तब तक ये जो वेरिएंट है वो खत्म हो चुका हो। और अब जैसा बार बार ये वायरल म्यूटेशंस हो रहे हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, आप फ्लू शॉट को जानते होंगे। देखिए, आशावादी होना तो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आशा के साथ ही निराशा के इस दौर से लड़ा जा सकता है। लेकिन चिंता इस बात की है कि हमारे देश की जो नौनिहाल है, जो छोटी बच्चे हैं, उनके ऊपर ये वेरिएंट किस तरीके से असर डालेगा, क्योंकि ये एक ऐसी आबादी है जिससे तो कोई वैक्सीन की डोज ही नहीं लगी। अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन ही नहीं आई। डॉक्टर शैलेश, देखिए बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए ऑलरेडी आईसीएमआर ने 2 वैक्सीन का ट्रायल कराया है और 2 अभी बच्चों को वैक्सीन इसलिए स्टार्ट नहीं किया बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे, नंबर ऑफ वैक्सीन का अमाउंट हमारे पास कम था। तो डेफिनेटली वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। अगर ओमिक्रॉन बच्चों को अफेक्ट करता है, जैसा बाकी कंट्रीज के अंदर 2-3 बच्चों को उसने अफेक्ट किया है, तो हमारे लिए मैटर ऑफ वरी डेफिनेटली रहेगा। बट जैसा डॉक्टर राजेश सर ने बोला, हमें अपने गार्ड बिल्कुल भी डाउन नहीं करने चाहिए। स्पेसिफिकली हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे ओमिक्रॉन वायरस हमारा अपना वायरस नहीं था, ये बाहर की कंट्रीज से आ रहा है। तो आप ये एस्टेब्लिश कीजिए कि जिन 31 कंट्रीज से वायरस आ रहा है, हिंदुस्तान के अंदर 8000 ट्रैवलर पर डे हमारे यहाँ पे लैंड करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जो बाहर की कंट्रीज से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है कि उनके थ्रू हमारे यहाँ वायरस कम से कम फैले, पहली चीज। दूसरा ये समझिएगा, जैसे अमेरिका ने कल बिडेन राष्ट्रपति जी ने बोला कि हमें इस, क्योंकि ये हाईली ट्रांसमिसिबल है और एक स्टडी ये भी बताती है कि एयर ड्रॉपलेट से भी इसके फैलने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने बोला कि हमें एट होम टेस्टिंग प्रमोट करनी चाहिए। कि अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि उसको इन्फेक्शन है, तो आप उसके घर पे जाके उसका सैंपल लीजिए, जिससे वो घर पे आइसोलेट ले, बाहर रह के, बाहर हॉस्पिटल आके या बाहर टेस्टिंग लैब में जाके बाकी लोगों को इन्फेक्शन फैलाने की संभावना न बढ़े। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये समझिएगा कि जैसा डॉक्टर राजेश ने बोला कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का असर होता है कि नहीं होता। डेफिनेटली कोविड की सेकंड वेव में भी हमने देखा कि चाहे आप कितने भी मेडिसिन ऐड कर दीजिए, जिसमें रेमडेसिविर भी है, जिसके अंदर आपका प्लाज्मा थेरेपी भी चल रहा था, स्टेरॉइड भी था, हेपेरिन भी था, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी इस वायरस के लिए भी अभी पेशेंट दर करीब करीब बराबर ही रहेगी। बाकी हमें, जैसे डॉक्टर उमा ने बोला, कि ऑप्टिमिस्टिक डेफिनेटली रहना चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल कि ट्रांसमिसिबल हो, बट लिथेलिटी इसकी काफी कम हो। लेकिन डॉक्टर राजेश, हमने तो दूसरी लहर के दौरान देखा कि पहली लहर के दौरान जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था उससे थोड़ा सा बदला। प्लाज्मा थेरेपी हो गई, रेमडेसिविर हो गया, इतनी तरीके की दवाइयां हो गई, और जब तक दूसरी लहर अपने खत्म होने के चरण तक आगे बढ़ी, बहुत सी चीजें बदल गई। अब हम किस दिशा में चलें और किस दिशा में जाने से बचें, ये कैसे तय होगा? तो ये ऐसे तय होगा कि जो हमें ग्राउंड रूल मालूम है, जो चीजों की इफेक्टिवनेस हमें पता है, जो चीजें काम करती है, उन पे जो है अमल करते रहे, उनको फॉलो करते रहे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे ये बात हुई कि अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इफेक्टिव नहीं है, तो उसमें जाहिर बात है कि हमें जब तक कि दूसरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं आती जो ओमिक्रॉन के खिलाफ इफेक्टिव हो, तब तक हमें उसमें बाधा पहुंचेगी। लेकिन कोई भी, ये एक तरह से रेस है, वायरस के लिए उसके सर्वाइवल की रेस है, हमारे लिए हमारे सर्वाइवल की रेस है। इसमें अल्टीमेटली जो होने वाला यही होने वाला है कि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो जाए। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा है, ये ट्रांसमिसिबल हो जाए लेकिन माइल्ड हो जाए। हमें भी कहे कि ठीक है, खांसी जुकाम होगा, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, किसी की मृत्यु नहीं होगी, तो सब इसको इग्नोर कर देंगे। अभी ये इग्नोर नहीं होना चाहता, अभी ये फिर भी कोशिश कर रहा है कि अपनी जो है अपनी उपस्थिति हमें बता के रखे। तो ऐसा है कि अभी बहुत सी दवाइयां जो जैसे मोलनुपिराविर भी आ गई है मर्क की, ये दवाइयां जो कि इसके बढ़ने को, इसकी ट्रांसमिशन को, इसकी सेवेरिटी को रोकती हैं। अभी हमें ये पता नहीं है कि वो ओमिक्रॉन के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है, तो हमें कोई इतना डिस्पेयर करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स है उनको ट्राई करेंगे। अगर हो सकता है कि उनको पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाए तो उसके इफेक्ट को ब्लंट कर दे, उसकी सिवेरिटी को कम कर दे। तो अभी तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम जो हमारे पास एस्टैब्लिश्ड जो लाइन ऑफ जो स्ट्रेटेजीज है उनको फॉलो करें, और हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं उसके ऊपर एडिशनल हमें इसके ऊपर और ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध कराने के लिए।
डॉक्टर विजय, जो भारत का रिस्पांस का सिस्टम है और जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है भारत में, वो चीन से बहुत भिन्न है। मैं मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। वुहान में एक केस आया, उन्होंने पूरी आबादी की टेस्टिंग करनी शुरू कर दी। जितना हो सके वो उतना स्ट्रिक्टनेस फॉलो करते हैं, चाहे होटल हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे दफ्तर हो। लेकिन उसके उलट भारत या हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज या हम अमेरिका की भी बात कर ले, वहां पर स्ट्रैटेजी एंटायरली डिफरेंट नजर आती है। क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी को भी कुछ चेंज करने की जरूरत है? देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं कि मेरे को लगता है कि आप बोल रहे हो कि क्या हमें लॉकडाउन कर देना चाहिए, सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब हम लॉकडाउन करते हैं या चीजों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, स्पेशली जो एक्सट्रीम जो लॉकडाउन जिसको बोलते हैं, वो हम इसलिए कर रहे थे कि हमें कुछ टाइम मिल जाए कुछ अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड करने का या कुछ स्ट्रेटेजी बनाने का। वो वाला सिचुएशन अभी नहीं है। और दूसरा ये भी है कि देखिए, आप जब सेकेंड वेव से आप लेसन ले सकते हैं कि हमने लॉकडाउन लगाया, उसके बावजूद भी क्या हुआ, केसेस तो बढ़े, लेकिन हमें थोड़ा टाइम मिल गया था शायद अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। अभी भी मेरा मानना यही है कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना ये इसका कोई समाधान नहीं है। हमें शायद अपनी जो मेन जो चीज होगा ये होगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हमें अच्छी तरह टेस्ट करना चाहिए, और टेस्ट करके अगर उनको लगता है कि ओमिक्रॉन है तो उनको कंप्लीट आइसोलेशन, और जो लोग हाई रिस्क हैं उनके कांटेक्ट में जो आए उनको ट्रेस करना, उनको टेस्ट करना और उनको आइसोलेट करना, वो स्ट्रेटेजी ज्यादा यूजफुल होगी एज कंपेयर कि हम सब कुछ बंद करके बैठ जाएं। तो मेरे को नहीं लगता वो बहुत बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है। डॉक्टर उमा, आपकी क्या राय है? मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ डॉक्टर विजय से, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उस समय ये बिल्कुल नई बीमारी थी, कुछ भी मालूम नहीं था। अभी हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेशेंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, बाकी बहुत सारी चीजें इन प्लेस है। तो और ये हो सकता है कि जहां पर स्पर्ट ऑफ केसेस है, बहुत बढ़ रहे हैं केसेस, वहां पे कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएं छोटे छोटे, लेकिन पूरा लॉकडाउन किया जाए इसको बिल्कुल कंटेन करने के लिए विद इन, वो मैं भी नहीं मानती कि आज के टाइम में वो एक सोल्यूशन है। दूसरी चीज, हमने देखा लॉकडाउन की अपने अदर दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन सब चीजों का भी ध्यान में होना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर शैलेश, जो दर्शक अभी आप चारों डॉक्टर्स को सुन रहे हैं, उन दर्शकों को क्या किसी डर में जाने की जरूरत है, क्या किसी दहशत में जाने की जरूरत है, या फिर उन्हें जरूरत है केवल अपना डिफेंस मजबूत करके रखें? मीनाक्षी, बिल्कुल डरने की जरूरत है, बिकॉज जब तक आप इंडिविजुअली अपने आप को रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे तब तक आप इस बीमारी को नहीं हरा पाएंगे। ये बीमारी कोई गवर्नमेंट की जनरित बीमारी नहीं है, या बीमारी का स्प्रेड गवर्नमेंट या कोई और नहीं कर रहा है। इस बीमारी का स्प्रेड आप अपने आप कर रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली डरने की जरूरत है। आपको जैसे डॉक्टर राजेश ने और डॉक्टर विजय ने बार बार बोला कि जो 3 कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने बताए हुए हैं उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर कीजिए। दूसरा, हम जो बात कर रहे थे, डॉक्टर उमा और डॉक्टर विजय सर ने जैसा बोला कि लॉकडाउन तो डेफिनेटली इस समय कोई जवाब नहीं है, बट हमें यह इंश्योर करना चाहिए मीनाक्षी, वायरस हमारे देश में पैदा नहीं हुआ इस बार, वायरस बाहर से आ रहा है। तो कम से कम हमें यह स्टेप तो जरूर लेना चाहिए कि बाहर में जिन 31 कंट्रीज से हमारे देश के अंदर वायरस आने की संभावना है, बाकी फ्लाइट को, मेरी पर्सनल राय यह है कि हमें कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट जरूर करना चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम से कम उन देशों से, उन 30-31 देशों में रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेश, डरना जरूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि रामायण में भी लिखा है भय बिन प्रीत नहीं। अगर आप डरेंगे नहीं तो आप सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। आप इस समय सर्वाइवल के लिए डरना जरूरी है, और सिर्फ डर के मारे कुछ पैरालाइज होने की जरूरत नहीं है। डर के मारे वो एक्शन लेने की जरूरत है जिनसे कि वो डर का कारण है उसको अपने से दूर रखा जा सके। और वैसे भी कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अपने आप को स्वस्थ रखें, सेहतमंद रखें, तंदुरुस्त बनाए रखें और अपने गार्ड्स डाउन ना करें, यही चारों डॉक्टर्स का मानना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।